गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 69 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th हमारी डेट 18 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। जो हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे वर्क एंड एनर्जी, उसी का अगला टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है, कहाँ पे इसका यूज होता है। तो देखो, हमें पता है कि जो एनर्जी वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। पिछले जो वर्कशीट है उसमें भी हमने सीखा था, जो स्ट्रिंग वाला एग्जाम्पल हमने किया था कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी, जब हमने उस तार को खींचा जो धनुष होता है, तो हमारी एनर्जी उसमें पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है ना। और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, जैसे वो तीर आगे चला, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो वो चेंज हो सकती है, उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है। लेकिन क्या होता है टोटल एनर्जी, मतलब जो टोटल एनर्जी होती है कुल मिला के, वो कितनी होती है, कैसे होती है, वो हम सीखेंगे। तो देखो, जब भी जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होती है, चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा अनचेंज रहती है, मतलब चेंज हो जाएगी वो। लेकिन मान लीजिए पहले थी 80 जूल, तो बाद में भी 80 जूल ही रहेगी, चाहे वो पोटेंशियल से काइनेटिक में बदल जाए, मैकेनिकल से पोटेंशियल में बदल जाए। ठीक है, अब जितनी वहाँ पे लॉस हो रही है एनर्जी, उतनी ही जो उसको ले रहा है वहाँ पे गेन हो रही है, तो वो इक्वल ही रहती है हमेशा। ये किस लिए होता है? ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एनर्जी है, ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते, बना सकते, ना उसको खत्म कर सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। वो सिर्फ एक वो बदल सकती है, चेंज हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, अपनी फॉर्म चेंज कर सकती है सिर्फ, लेकिन एनर्जी बन और खत्म नहीं हो सकती। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो वैलिड है हर सिचुएशन में और हर तरह की एनर्जी के लिए। ठीक है, किसी भी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो चाहे। अब देखो, कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको। कंसिडर अ सिंपल एग्जाम्पल। आपको क्या करना है, इसको मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव करेंगे। तो देखो, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, उसको हमने ऊपर से गिराया हाइट h से, h हाइट से हमने उसको गिराया। तो स्टार्टिंग में जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है हाइट पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, तो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, है ना, मास मल्टीप्लाई जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इनटू में हाइट। और जो काइनेटिक एनर्जी है वहाँ पे जीरो होगी, क्योंकि हमने वहाँ पे स्टार्ट किया, ऊपर से गिराना स्टार्ट किया, तो जीरो होगी। जैसे जैसे नीचे जाएगी वो एक्सेलरेशन बढ़ेगी, तब काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि वेलोसिटी तो शुरू में वहाँ पे जीरो है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको समझाया वही डायग्राम से, ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आपकी हाइट पे है, एच हाइट पे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। तो जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी। अब टोटल एनर्जी देखो, टोटल एनर्जी आप क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है यहाँ पे कितनी, mgh, और काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो यहाँ पे कितनी है टोटल एनर्जी mgh ही है। तो जब वो नीचे गिरता है, एज इट फॉल्स, तो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे जैसे नीचे जाएंगे डिक्रीज हो जाएगी, और अब वो मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी फॉल होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की किसी भी इंस्टेंट पे, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। तो जैसे जो ऑब्जेक्ट है वो गिर रहा है, गिरना कंटिन्यू रखता है वो, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, काइनेटिक इंक्रीज होगी। तो ऑब्जेक्ट अब कहाँ पर पहुंचेगा, गिर के नीचे पहुंचेगा ग्राउंड पे। तो जब वो नीचे गिरने को बिल्कुल ग्राउंड के पास होता है, जब हाइट जीरो, जब वो वहाँ ग्राउंड पे पहुंच जाता है, तो हाइट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, हाइट तो डिक्रीज होगी, हाइट यहाँ पे जीरो हो जाएगी ग्राउंड पे। तो जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, यहाँ पे हाईएस्ट होगी। ठीक है, वेलोसिटी हाईएस्ट होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी ग्राउंड पे। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाएगी, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वहाँ पे लार्जेस्ट होगी। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ सबसे कम होगी। तो अगर आप इनका सम करोगे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का, वो सेम रहेगा हर पॉइंट पे, चाहे आप ऊपर से, चाहे आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, या यहाँ देखो, उनका जो सम है वो सेम ही रहना चाहिए। ठीक है, कैसे, जैसे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है वो एक कांस्टेंट के इक्वल आएगा आपका। ठीक है, उनका सम सेम रहना चाहिए, क्योंकि आपका सम जो है वो कांस्टेंट टर्म ही तो होगा ना। तो जब आप पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को ऐड करोगे तो आपका क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। जो पहली जो वैल्यू है ये सिमिलर ही रहेगी थ्रू आउट द, जो आपने हाइट, जो आपकी जर्नी है हाइट, किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को नीचे डालने की। ठीक है, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है क्या होता है, टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो,
यहाँ पे जब भी हम देखेंगे कि वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट जब गिर रहा था, जो जो पोटेंशियल एनर्जी उस वो डिक्रीज हो रही है एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ अपीयर्स एज एन इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितनी डिक्रीज हो रही है, मान लो 10 जूल डिक्रीज हो गई तो उतना ही इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में प्लस 10 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो बैलेंस होकर चलती है, इसलिए सेम रहती है थ्रू आउट, कॉन्स्टेंट रहती है हमारी वैल्यू। उसके बाद देयर इज दस अ कॉन्टिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो किस में बदलती जा रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है एनर्जी में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। हमें 3 क्वेश्चंस आज गिवन है। देखो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अभी अभी हमने पढ़ा कि क्या है इस लॉ में, कि जो एनर्जी ना उसको बना सकते ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये बस बदल सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द ऑसिलेटिंग बॉब इवेंचुअली कम टू, वाई डज द ऑसिलेटिंग बॉडी इवेंचुअली कम टू रेस्ट। जो आपका ऑसिलेशन, आपने देखा होगा घड़ी भी होती है जिसमें पेंडुलम की तरह वो ऐसे ऐसे मूव करती रहती है, तो जब ये मूव करती है ये रेस्ट पे क्यों आ जाता है, और क्या होता है उसकी एनर्जी को इवेंचुअली। इज इट अ वायोलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या इससे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये लॉ था हमारा, उसका वायोलेशन होता है, वो मतलब गलत हो जाता है वो लॉ यहाँ पे, वो आपको डिस्कस करना है। तो आप लिखोगे पहले तो वो रेस्ट पे आता क्यों है, तो आप लिखोगे इट कम्स टू रेस्ट बिकॉज एयर रेजिस्टेंस रेजिस्ट इट्स मोशन। क्योंकि जो एयर का रेजिस्टेंस होता है उसको वो रोकती है उसके मोशन को, इसलिए वो रेस्ट पर आ जाता है। उसके बाद क्या होता है उसकी एनर्जी को, तो जो पेंडुलम है वो अपनी एनर्जी को, जो उसकी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी को खोकर वो क्या करता है, जो फ्रिक्शन है ना उसको ओवरकम करता है और स्टॉप्स आफ्टर कुछ टाइम बाद वो रुक जाता है। ठीक है, तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है, तो लिखोगे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड। क्यों नहीं वायलेट होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं, ये नियम है जो ये गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जो एनर्जी लॉस्ट, जो पेंडुलम ने एनर्जी लूज की है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, वो किसने गेन की है, सराउंडिंग ने गेन की है। ठीक है, आसपास जो एयर रेजिस्टेंस जो उसको रोक रहा था उसने गेन की है और वहां पे उसकी कम हुई है। ठीक है, तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ एक ऑब्जेक्ट है जिसका 20 किलो मास है, उसको हमने एक हाइट 4 मीटर से फेंका, तो आपको टेबल कंप्लीट करनी है और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है सब केसेस में। ठीक है, और जी आपको लेना है 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ये क्वेश्चन आपका थर्ड ये है, इसलिए तरह लिखना है आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ, स्क्वायर ऊपर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे आपको ये टेबल दी हुई है, तो ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। आपको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, यहाँ पे उसका सम, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे उसका सम। तो इस तरीके से आपको सबकी जितनी, जैसे ये हाइट है, फिर हाइट 2 है, 1 है, सब हाइट पे आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो ये टेबल आपको फिल करनी है। तो कैसे करेंगे इसको फिल, देखो तो सबसे पहले मुझे टेबल फिल करने के लिए मुझे हाइट, पहले सबसे पहले हाइट हमें गिवन थी 4 मीटर, तो 4 मीटर हाइट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 है वहाँ पर, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, 2 mgh, मतलब मास हमारा 20 गिवन था, ग्रेविटी हमें 10 लेनी है, ये क्वेश्चन में गिवन था, 4 हमारी हाइट है, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई 800 जूल। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे mv स्क्वायर, वेलोसिटी तो शुरू में 0 है, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो वहाँ पे 0 होगी, तो टोटल एनर्जी कितनी हुई, दोनों को ऐड कर दो, 800 प्लस 0 कितना होगा, 800 जूल आया। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लैंक में आप क्या लिख दोगे, इस तरीके से लिखोगे, यहाँ मैं दिखा देती हूँ, ये देखो इस तरीके से आप यहाँ इसको लिखोगे। ठीक है, ये देखो पहले में 800 लिखोगे, यहाँ पे 0 लिखोगे और दोनों का सम क्या है 800, जो वो टेबल थी ना उसको इस तरीके से आपको फिल करना है। फिर सेकंड पार्ट हमारा, हाइट आपको कितनी दी हुई है, 3 मीटर आपको हाइट दी हुई है। वो अब वेलोसिटी निकालेंगे हम, क्योंकि वेलोसिटी वहाँ पे तो 0 थी, लेकिन जब आगे वो नीचे आ रहा है तो मुझे वेलोसिटी नहीं पता। तो मेरी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें एक इक्वेशन थी मेरी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यहाँ से मैं इसको निकालूंगी वेलोसिटी को। तो देखो यहाँ पे जो s है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे a क्या है, एक्सेलरेशन, और ये क्या है, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल तो 0 ही है हमारी, क्योंकि स्टार्टिंग तो हमने 0 वेलोसिटी से की, v हमें निकालना है।
उसके बाद 2 एक्सेलरेशन हमें 10 लेनी है, और s जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, देखो पहले 4 मीटर की हाइट पे रखा था, अब हम थोड़ा नीचे काउंट करेंगे, 3 मीटर की हाइट पे काउंट कर रहे हैं। पहले 4 पे था, अब 3 मीटर की हाइट पे क्या वेलोसिटी है। तो डिस्टेंस कितना है, 4 और 3, इतना ही डिस्टेंस तो उसने कवर किया है ना। तो कितना होगा, हमारा 1 मीटर है जो वो डिस्टेंस आया, तो s की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, तो v स्क्वायर मेरा कितना आया, 2 × 10 20। अब देखो मैंने यहाँ पे v नहीं निकाला, v स्क्वायर पे ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे v की ज़रूरत ही नहीं है। जो मेरा फॉर्मूला है उसमें तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, v स्क्वायर पहले से ही निकला हुआ है, तो मैं क्यों अपनी कैलकुलेशन बढ़ाऊँ। तो मैं v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट रख दूंगी। तो हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम क्या है, मास 20 है हमारा, सॉरी ये वेलोसिटी है 20, और मास भी हमें 20 क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इसको 2 से हमारा ये कैंसिल हो गया, कितना है 200 जूल। और ये जो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होता है फॉर्मूला, mgh। तो क्या होगा, 20 हमारा मास है, ग्रेविटी हमारी 10 है, और हाइट हमारी 3 है इस बार। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 600 जूल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से टोटल एनर्जी क्या बन रही है इस बार, 600 और 200, और इस बार भी 800 जूल ही बन रही है टोटल। देखो पिछली बार भी 800 थी, इस बार भी 800 है। तो इससे ये प्रूव हो रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एनर्जी चेंज हो सकती है, लेकिन क्या होगा उसमें जो एनर्जी है वो सेम रहेगी, टोटल एनर्जी सेम रहेगी। तो सेकंड पार्ट में देखो, यहाँ पे भी मैं दिखाती हूँ टेबल में, यहाँ पे देखो सेकंड में क्या हुआ, 4 मीटर पे हमने ये निकाली थी, 800 था, फिर 3 मीटर पे 600 पोटेंशियल है, और काइनेटिक एनर्जी 200 है, तो इनका सम भी 800। देखो थ्रू आउट 800 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड पार्ट में हाइट जो है हमारी वो कितनी है, 2 मीटर है। तो यहाँ से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as ये आ जाएगा हमारा मोशन का जो इक्वेशन होता है, इससे हम v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो v स्क्वायर अब कितनी डिस्प्लेसमेंट है, पूरा टोटल 4 मीटर की हाइट थी, 4 मीटर में से हमें किस पे काउंट करना है, ये 3 मीटर, उसके बाद 2 मीटर, हमें 2 मीटर पे काउंट करना है। तो 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर होगी इस बार, और जो ग्रेविटी है वो तो 10 है। तो कितना हो जाएगा इनका जो स्क्वायर है v का, 40 आएगा इस बार। तो हाफ एम वी स्क्वायर में आप पुट करोगे तो 40 रखोगे v स्क्वायर की जगह, जो कट रहा है उसको काट दो, 10 आया। 400 जूल आपकी काइनेटिक एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, m 20 है, ग्रेविटेशनल 10 है, और h कितना है, 2 है। ठीक है, तो 400 जूल क्या आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, 400 जूल प्लस 400 जूल, 800 जूल क्या होगी हमारी टोटल एनर्जी। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो, अब फोर्थ पार्ट में इस तरीके से आप खुद कर सकते हो ना। फोर्थ पार्ट उसी में वही करना है, हमें क्या करना है, मोशन की इक्वेशन लगाई मैंने, अब की बार डिस्प्लेसमेंट 3 है, मेरा v स्क्वायर 60 आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी, पोटेंशियल एनर्जी निकाला, और फिर मैंने अपनी काइनेटिक एनर्जी निकाली, और नीचे से मैंने क्या किया, इनको टोटल कर दिया, इनका सम। ठीक है, यहाँ पे v स्क्वायर इस बार 60 था तो ये सॉल्व कर दिया, और mgh हाइट अब की बार 1 थी, ये सॉल्व कर दिया। लास्ट पार्ट में क्या, ये हो गया फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट के बाद फिफ्थ देखो, फिफ्थ में जस्ट अबव द ग्राउंड, अब जो ग्राउंड है उसके पास क्या होगी हमारी एनर्जी, देखो पहले v निकालना पड़ेगा, किससे, इक्वेशन ऑफ मोशन से। यहाँ पे अब की बार जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, पूरा 4 का 4 मीटर कवर कर लिया ग्राउंड पे, तभी तो पहुंचा है ना जब पूरा 4 मीटर कवर हो चुका है। तो डिस्प्लेसमेंट 4 है, तो 4 रखा डिस्प्लेसमेंट की जगह, हमारी v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। उसके बाद हाफ एम वी स्क्वायर में v स्क्वायर की वैल्यू रखी 80, 800 जूल हमारी काइनेटिक एनर्जी आई। पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है, mgh, उसमें वैल्यूज पुट करी, हमारी हाइट अब की बार 0 है क्योंकि ग्राउंड पे पहुंच चुकी, हाइट 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हमारी क्या होगी, 0 प्लस 800 जूल हमारी टोटल एनर्जी होगी। तो ये हो गया आपका फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो ये पांचों आपको पार्ट करने थे, और ये टेबल आपको फिल करनी थी। ठीक है, ये टेबल देखो पांचों पार्ट आपको करने थी, जो कि सबका सम क्या है 800, ये टेबल आपको करनी है, बनानी है। ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपकी वर्कशीट में आज आपको गिवन था, है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।